तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि क्वालिटी बाय डिज़ाइन क्या होती है। क्वालिटी बाय डिज़ाइन में जब हमारे पास कोई प्रियर इंफॉर्मेशन होती है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसको हम क्या करते हैं, वैलिड करते हैं बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। और उससे जो भी आपकी आउटकम आती है तो उस आउटकम से हम ये देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई और किस तरीके से हमने उसको रेक्टिफाई किया, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है जिस पर्पज़ के लिए बनाया उस पर्पज़ के लिए बिल्कुल वैलिड है या उसका क्वालिटेटिव प्रोडक्ट मिलता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एलिमेंट ऑफ द क्वालिटी बाय डिज़ाइन। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी हम स्टडी करते हैं क्वालिटी बाय डिज़ाइन के लिए। तो उसमें सबसे पहले आपका क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल है, क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है, सुटेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिलेक्शन, रिस्क असेसमेंट एंड डिफाइनिंग अ कंट्रोल स्ट्रेटजीज। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखें हम क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल। तो इसमें जो भी आपका प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, टारगेट प्रोडक्ट जो बनाने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट की क्या क्या प्रोफाइलिंग हो सकती है। तो सबसे पहला डोजेस फॉर्म, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिलीवरी सिस्टम। डोजेस फॉर्म मतलब जो भी आपके पास एपीआई और आपका एक्सिपिएंट है उससे हम कौन से तरीके का डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, उसका डिलीवरी सिस्टम क्या होगा। ये चीज़ क्या होता है आपका क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग। इसकी प्रोफाइलिंग करनी होती है, कौन सा डोजेस फॉर्म आप बना रहे हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, उसका डिलीवरी सिस्टम क्या होगा। देन स्ट्रेंथ ऑफ डोजेस, तो उस जो आपने डोजेस फॉर्म बनाया उसकी डोज की स्ट्रेंथ क्या होगी, उसका मतलब कि डोज क्वांटिटी क्या होगी। नेक्स्ट आपका कंटेनर क्लोजर सिस्टम है। तो जो आप डोजेस फॉर्म बना रहे हैं उसके लिए कौन सा कंटेनर या क्लोजर जो है आपका सुटेबल होगा, जो कि आपके प्रोडक्ट से कंपेटिबल होगा, उसकी इनकम्पेटिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, उस जो डोजेस फॉर्म या जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन स्टडी करते हैं। नाउ ड्रग प्रोडक्ट क्वालिटी क्राइटेरिया। ड्रग प्रोडक्ट क्वालिटी क्राइटेरिया का मतलब हो गया कि जो आपने ड्रग प्रोडक्ट बनाया है उसकी क्वालिटी को किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं, उसका क्या क्या इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होगा। ठीक है ना। अब क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, जब हम कोई प्रोसेस बनाते हैं तो उसमें जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ प्रोसेस जब हम करते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस कुछ रिस्क होते हैं, और जो आप ड्रग इंग्रेडिएंट एक्सिपिएंट यूज कर रहे हैं उसकी वजह से भी कुछ रिस्क हो सकता है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में, इट इज़ रिलेटेड विद द ड्रग सब्सटेंस, एक्सिपिएंट, इंटरमीडिएट एंड ड्रग प्रोडक्ट। तो इसमें आपका ड्रग सब्सटेंस मतलब है एपीआई, एक्सिपिएंट और इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रोडक्ट की स्टडी की जाती है। तो ड्रग सब्सटेंस आपका एक्सिपिएंट के साथ किस तरीके से वो कंपेटिबल है, किस तरीके से इनकम्पेटिबल, उसकी स्टडी हो गई। अब जब आप ड्रग सब्सटेंस एक्सिपिएंट को लेकर के जब आप कोई फार्मूलेशन कर रहे हैं तो उससे क्या आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है उसकी स्टडी हो गई, और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टडी हो गई। ठीक है ना। अब इसमें मेनली आपका CQA में क्या करते हैं, इज अ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टी टू इंश्योर द डिजायर प्रोडक्ट क्वालिटी। हम इसमें जो भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसके जो भी इंग्रेडिएंट यूज हो रहे हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी को, उसके बाद उसमें जो आपके माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क हैं उसकी स्टडी करेंगे, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बने। ठीक है। नेक्स्ट आपका रिस्क असेसमेंट है। रिस्क असेसमेंट आपका हमने बताया कि दोनों तरीके से हो सकता है, मटेरियल से भी आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो यूज कर रहे हैं, और जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं उसकी वजह से भी रिस्क असेसमेंट मतलब कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वो दोनों प्रॉब्लम हम जब पायलट प्लांट स्केल अप करते हैं तो मटेरियल अगर कोई इनकम्पेटिबल है तो उसकी स्टडी हो जाती है, अगर प्रोसेस कहीं दिक्कत कर रही है तो उसकी स्टडी हो जाती है। तो रिस्क असेसमेंट इज यूज्ड इन द QRM क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट में मेंशन इन द ICS Q9। तो आपकी जो ICS गाइडलाइन है Q9 में आपके रिस्क क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के पैरामीटर वहाँ पे लिखे गए हैं। उस पैरामीटर को फॉलो करके हमको और आपको क्या करना, रिस्क का असेसमेंट करना है कि जो आपका मटेरियल प्रॉब्लम कर रहा है किस तरीके से कर सकता है, उसका किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं, जो आपकी प्रोसेस है किस तरीके से अफेक्ट कर रही है और उसको किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये आपका ICS Q9 में मेंशन किया गया, उसको फॉलो करना है। एक्चुअली ICS गाइडलाइन क्या करती है, आपके जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसकी स्टेबिलिटी जो प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए गाइडलाइन देती है।
जो आपके प्रोडक्ट जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो उसमें उसकी क्या लिमिट हो सकती है, क्या उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, वो सारी चीज़ें आपका क्या करता है, आईसीएस गाइडलाइन के हिसाब से, आईसीएस गाइडलाइन देता है, उसके हिसाब से हमको वो फॉलो करके अपने उस प्रोडक्ट को क्वालिटेटिव बनाना है, ठीक है ना। दिस असेसमेंट आइडेंटिफाइज द मटेरियल एट्रीब्यूट्स एंड प्रोसेस पैरामीटर इफेक्टिवली दैट हैव एन इफेक्ट ऑन द प्रोडक्ट, CQA, क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस असेसमेंट में हम क्या करते हैं, कौन सा मटेरियल या कौन सी प्रोसेस है जो कि हमारे प्रोडक्ट को बनने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसको पहचानना और उसको रेक्टिफाई करना। नाउ बेस्ड ऑन प्रियर नॉलेज एंड इनिशियल एक्सपेरिमेंटल डेटा, risk assessment method help to identify and rank different parameters like process, equipment and input material with the potential that have an impact on quality control। तो हम इसकी वजह से इससे जब हम ये स्टडी करते हैं तो इससे जो भी आपकी ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आ रही है, जो इक्विपमेंट या जो मटेरियल हम इनपुट कर रहे हैं उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो रिस्क हो रहे हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ कंट्रोल स्ट्रेटजीज, तो जो इस तरीके का रिस्क आपका ड्यूरिंग प्रोसेस या मटेरियल के यूज़ करने से हो रहा है उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन सी हम स्ट्रेटजी बना करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन से अपनी पॉलिसी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ तो द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड विद रिक्वायर्ड क्वालिटी इज अ कंसिस्टेंट फैशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजी इंश्योर दिस। तो अगर हम कोई अपनी पॉलिसी बना करके इस तरीके से प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी क्वालिटी आपकी कॉन्स्टेंटली बनी रहती है। अगर वो पॉलिसी नहीं होती है तो फिर प्रोडक्ट आपका कभी सही बन सकता है, कभी गड़बड़ हो सकता है। तो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं इसमें, इट इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इसमें सबसे पहला है कंट्रोल ऑफ इनपुट मटेरियल, जो मटेरियल हम प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ करने जा रहे हैं उसको सबसे पहले उसका कंट्रोलिंग करना है। तो उसमें कौन कौन सा, ड्रग सब्सटेंस, एक्सिपिएंट, पैकेजिंग मटेरियल। तो इसमें आपको ड्रग सब्सटेंस की स्टडी करनी, मतलब API, एक्सिपिएंट की स्टडी करनी है और पैकेजिंग मटेरियल की स्टडी करनी है, ठीक है ना। ड्रग सब्सटेंस, एक्सिपिएंट, इनकी क्या कंपेटिबिलिटी है, पैकेजिंग मटेरियल के साथ क्या कंपेटिबिलिटी है, क्या इनकम्पेटिबिलिटी, ये सारी स्टडी आपकी इसमें आ जाती है। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में उसके पर्टिकुलर जो भी आपका प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए वो स्टडी इसके अंदर कर सकते हैं। उसका हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके एक मोनोग्राफ बना करके उसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं और उस स्पेसिफिकेशन से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को क्वालिटेटिव बना सकते हैं। कंट्रोल ऑफ यूनिट ऑपरेशन, यूनिट ऑपरेशन दैट हैव अ रोल टू मेंटेन द प्रोडक्ट क्वालिटी। एक्चुअली यूनिट ऑपरेशन हम क्या करते हैं, मेनली स्टडी ऑफ इक्विपमेंट ऑपरेशन, जो भी इक्विपमेंट आपके प्रोसेस में यूज हो रहा है, जो आप बनाने जा रहे हैं, कोई प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, उसमें जो भी इक्विपमेंट यूज होते हैं उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना है। और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने से कि उसमें कितना टेम्परेचर मेंटेन करना, कितने टाइम के लिए करना है, कहाँ स्टीम देनी है, कहाँ मॉइस्चर देना है, ये सारी चीज़ें आपको क्या होता है यूनिट ऑपरेशन में मेंटेन करना होता है, जिससे हमारा प्रोडक्ट ड्यूरिंग प्रोसेस ख़राब नहीं होने पाता, ठीक है ना। जैसे जब हम ग्रेनुलेशन करते हैं तो जो आपका ग्रेनुलेटिंग इक्विपमेंट होगा उसको देखना है, ग्रेनुलेशन बनाने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जा रहा है, उसके बाद किस तरीके से उसमें मतलब किस तरीके से उसकी हैंडलिंग हो रही है, ठीक है। जब आपका ग्रेनुल बन जाता है तो किस तरीके से उसकी ड्राइंग हो रही है, ठीक है ना। तो ड्राइंग में जो इक्विपमेंट हो रहे हैं उसके आपके किस तरीके का कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करना है, किस तरीके से उसको ड्राई करना है, ये सारा चीज़ देखेंगे, ठीक है ना। कौन कौन से मतलब कि किस तरीके से जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो कौन कौन से ऐसे ऑपरेशन हैं जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट डिग्रेड हो जाता है। पार्टिकल साइज को डिस्ट्रीब्यूट करना, किस तरीके से इक्विपमेंट को हैंडल करना कि हमारा पार्टिकल साइज प्रॉपर्ली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। इन प्रोसेस टेस्टिंग, फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग। इन प्रोसेस टेस्टिंग जो आपकी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग कोई क्वालिटी कंट्रोल होता है तो उसको इन प्रोसेस टेस्टिंग बोलते हैं। टैबलेट में जैसे हमने आपको बताया होगा हार्डनेस, वेट वेरिएशन और फ्राइबिलिटी टेस्ट करते हैं।
लिक्विड में उसका वॉल्यूम चेक करते हैं। फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग में जब आप बनाते हैं तो उसमें आपका टैबलेट का DT और डिजोल्यूशन चेक होता है, और आपका स्टाइल प्रोडक्ट है तो उसमें इसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है, ठीक है। और जो आपका लिक्विड प्रिपरेशन होता है उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है। तो टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट एट एवरी स्टेज एट रेगुलर इंटरवल मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो जब आप टेस्टिंग जब आप रेगुलर स्टेज पे करते हैं, एवरी स्टेज पे करते हैं एट अ रेगुलर इंटरवल, तो आपका जो प्रोडक्ट होता कभी ख़राब नहीं होता। अगर ये फॉलो नहीं करते हैं आप जो मोनोग्राफ बनाए हैं शुरू से लेके अंत तक, तब आपका प्रोडक्ट कभी सही बने कभी गड़बड़ बने। तो हमें आपको जो आपका इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल है, उसके बाद जो आपका रेगुलेटरी कंट्रोल है, इन सारे स्टेप को स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल करना है ताकि हमारा प्रोडक्ट क्या हो, क्वालिटेटिव हो, जब मार्केट में जाए तो उसमें कोई डिफेक्ट ना आए, कोई क्लेम ना आए, ठीक है। ठीक है, आज इतना देखिए, फिर आगे नेक्स्ट करते हैं।